दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक, जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमान संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, 269 मीटर्स लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल करी गई है इसे बनाने के लिए, वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर चलोगे तो आज के 400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशंस किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े-बड़े ग्रैंड स्टेल केसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था, ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती हैं। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैरकर ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, वहां पर आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, आइसबर्ग्स, जो खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग्स कोई इतनी अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी ही तेजी से ये जहाज आगे बढ़ता रहता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था। बिना मूनलाइट के विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता है, लुकआउट पॉइंट कह सकते हो। यहाँ पर किसी को बिठाकर रखा जाता है ताकि सामने जहाज के क्या आ रहा है उस पर नजर रखते रहें। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा इस क्रोज नेस्ट में बैठा है। ये अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है। जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है और फोन उठाकर ऑफिसर्स को ब्रिज पर चिल्लाकर कहता है, सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा नहीं था। लेंथ में ये 200 से 400 फीट था, फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में ये क्रोज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट्स का एस्टिमेट है कि इसका वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ ये टकराव टाइटैनिक के फ्रंट राइट साइड पर हुआ। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घिसटता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। आप शायद सोचोगे कि एक बर्फ का टुकड़ा मेटल को कैसे काट सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि इतने बड़े बर्फ के पहाड़ का वजन कितना होता है। जैसे लकड़ी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन आपकी मेटल की गाड़ी पेंट से टकराकर चकनाचूर हो सकती है। सिमिलरली इस आइसबर्ग ने टाइटैनिक को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई। कोलिजन के कुछ सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत पहुंचे। देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। इन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है। इसके 2 मेन सेफ्टी फीचर्स थे।
पहला, इसमें एक डबल बॉटम हल था, 2 लेयर्स वाली बॉडी। दूसरा, पूरी शिप को 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स भी अगर पानी के भर गए तो भी जहाज तैरते रहता। लेकिन आइसबर्ग से ये इम्पैक्ट साइड में हुआ था, तो डबल बॉटम हल किसी काम का नहीं रहा। और इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स ब्रीच हो चुके थे। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि डिस्ट्रेस कॉल भेजो। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं। 12:20 AM पर आरएमएस कारपेथिया नाम का जहाज इस सिग्नल को पकड़ लेता है। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि यह जहाज 107 किलोमीटर दूर था। अपनी टॉप स्पीड पर भी इसे पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लगना था। कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए। औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिली। शुरू में पैसेंजर्स को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जहाज अनसिंकेबल है। पहली लाइफ बोट 65 की कैपेसिटी वाली सिर्फ 28 लोग गए। लेकिन जैसे जैसे जहाज टिल्ट होने लगा, पैनिक फैल गया। लाइफ बोट्स की भारी कमी थी। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, 1200 लोगों के लिए, जबकि जहाज पर 2200 लोग थे। करीब 2:20 AM पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और पानी के अंदर डूब गया। जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे, वो या तो डूब गए या -2 डिग्री सेल्सियस के पानी में हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अंत तक जहाज पर ही रहे। आरएमएस कारपेथिया करीब 3:30 से 4 बजे पहुंचता है और लाइफ बोट्स में मौजूद 705 लोगों को बचा लेता है। इस डिजास्टर के बाद कई इन्वेस्टिगेशंस हुई। पता चला कि एक और जहाज SS कैलिफोर्नियन टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। उन्होंने टाइटैनिक के रॉकेट्स और फ्लेयर्स को देखा भी था, लेकिन उनके कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने इसे सीरियसली नहीं लिया। गलतियां और भी थीं, जैसे सफिशिएंट लाइफ बोट्स का ना होना, सेफ्टी ड्रिल्स का कैंसिल होना और स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद रॉबर्ट हिचिंस द्वारा पैनिक में जहाज को गलत दिशा में मोड़ देना। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पाया कि इतनी वार्निंग्स के बावजूद टाइटैनिक फुल स्पीड पर था। थ्योरी है कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस इमे ने कैप्टन पर दबाव बनाया था ताकि जहाज 6 दिन में यात्रा पूरी करके रिकॉर्ड बना सके। इस हादसे ने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया और सोलास जैसी ट्रीटी साइन हुई ताकि हर पैसेंजर के लिए लाइफ बोट्स अनिवार्य हों। टाइटैनिक के मलबे को 1985 में रॉबर्ट बैलेड ने समुद्र के 3.8 किलोमीटर नीचे ढूंढा। आज बैक्टीरिया इसके मेटल को खा रहे हैं और 2030 तक ये पूरी तरह गायब हो सकता है। सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है, अपना ख्याल रखना। यह सच में बहुत बड़ा है।